हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए भारतीय संविधान से जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से 20 क्वेश्चन लेकर आए हूँ। ये आप लोगों के लिए एक सीरीज चलाई जाएगी जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे कराए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए एनटीपीसी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसआई वगैरह ऐसे एग्जामों में सभी में उपयोगी होगी। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? क्या है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव एक निर्वाचन मंडल करता है। कौन करता है? निर्वाचन मंडल। जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसे जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर चुनती है। क्या होती है? जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनती, जैसे प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसका चुनाव कौन करता है? निर्वाचक मंडल करता है। अब बात आती है निर्वाचन मंडल की, तो निर्वाचन मंडल में होता कौन कौन है? तो निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जो राज्यसभा और लोकसभा है, इनमें से जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेंगे। निर्वाचित सदस्य मतलब है जो 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 2 किए जाते हैं, ये जो हैं ये उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो निर्वाचित सदस्य होंगे दोनों सदनों के संसद के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। दूसरा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो राज्य की विधानसभा होगी, जो एमएलए होंगे, ठीक है, और विधान परिषद में जो भी मतलब कि चुन के आए होंगे, उनके लिए क्या किया जाएगा? राज्य की विधानसभा से जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। आगे, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, किसके? दिल्ली और पुडुचेरी जो है उसके प्रधान सभाओं के सदस्य, ठीक है, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें सिर्फ 2 ऐसे हैं, एक तो दिल्ली और दूसरा क्या? पुडुचेरी। इसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो इसमें भाग लेंगे। अब दोस्तों, क्या एक एमपी मतलब जो सांसद है और विधायक है, क्या दोनों के मत बराबर के माने जाएंगे? नहीं दोस्तों, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें ये दोनों एक नहीं माने जाएंगे, दोनों का बराबर का नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि जो एक विधायक के मत का मूल होता है वो क्या होता है कि राज्य की कुल जनसंख्या, क्या होता है? जो राज्य की कुल जनसंख्या होती है, टोटल पॉपुलेशन जो होती है किसकी? राज्य की। उसको शॉर्ट में लिख दूं तो सही रहेगा। टोटल पॉपुलेशन जो राज्य की होती है वो, ठीक है दोस्तों, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, ठीक है। तो जो वोटेड होके आए हैं, जो निर्वाचित होके आए टोटल सदस्य, वो इंटू 1/1000, जो राज्य के कुल जनसंख्या होगी उससे जो राज्य की विधानसभा में चुने के सदस्य आएंगे और 1/1000 से भाग दिया जाएगा, तब एक विधायक का मूल माना जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया दोस्तों? तो ये किसकी प्रक्रिया हो गई? किसकी प्रक्रिया हो गई? ये हमारे राष्ट्रपति जी की चुनने की प्रक्रिया हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों, जो चुनाव आयुक्त है उसका जो कार्यकाल होता है, उसमें लिया गया क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। दोस्तों, जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 324, कौन सा आर्टिकल लिया गया है? 324 आर्टिकल में चुनाव आयुक्त की बात की गई है। किसकी बात की है? चुनाव आयोग की बात की गई है। किसमें? आर्टिकल 324 में। और क्या कहा गया है कि जो निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य संयुक्त मिलकर एक आयोग बना होता है। ठीक है दोस्तों, और जो इसकी बात की गई है कि जो चुनाव आयुक्त होता है इसका जो कार्यकाल है वो 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो, जो या तो 65 साल की आयु हो जाएगी तो उसका खत्म हो जाएगा कार्यकाल, या 6 साल तक कार्यकाल रहेगा। वे किसी और इसके पहले भी किसी भी समय त्यागपत्र अपना दे सकते हैं, ठीक है, या फिर उन्हें उनके कार्यकाल के पहले हटाया भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ कंडीशन होती हैं ऐसे 324 में कि किस बेसिस पे उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको अलग से वीडियो बताऊंगा, एक चुनाव आयोग का अलग से वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बताऊंगा कि क्या कंडीशन होती हैं, चुनाव आयोग में कौन कौन से मिलकर लोग, कैसे चुनाव आयोग बनता है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें।
तो इस तरीके का एक वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें आपको डिटेल से समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्यों की संख्या कितनी? बात आती है दोस्तों राज्यसभा की। राज्यसभा में क्या है कि वर्तमान में जो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या वो कितनी है? 245। कितनी है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या? 245। इसमें क्या है, जो 229 सदस्य होते हैं, कितने? 229 जो मेंबर होते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं। और 4 जो मेंबर होते हैं, कौन से? 4 मेंबर संघ के द्वारा चुने जाते हैं। संघ मतलब कि जो संघ के राज्य के संघ क्षेत्र हैं, जैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे चुने हुए जाते हैं। और 12 जो हैं, कितने? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कितने हो गए दोस्तों? 245। वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसमें कई सारे निर्णय लिए गए थे, जिसमें हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति पद दिया गया था। हमारा जो राष्ट्रगान है उसको अपनाया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे निर्णय लिए गए थे 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनका चुनाव किस तरीके से किया जाता है? राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है उसमें राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? कि राज्यों में जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उनके निर्वाचन विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। और चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा पद्धति के अनुसार, कौन सी पद्धति यूज की जाती है? चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के लिए जो सीटों का बंटवारा होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है कि किस स्टेट में कितनी जनसंख्या, उस हिसाब से राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। त्रिपुरा में कितनी सीटें हैं? 1 सीटें हैं। तो इसी प्रकार से किया जाता है बंटवारा किसका? राज्यसभा के सदस्यों का। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? तो दोस्तों राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1992 को। ठीक है, ये परमानेंट हाउस है और जो लोकसभा वो इम्परमानेंट हाउस है। इसमें क्या है दोस्तों, इसका विघटन नहीं होता है। किसका? राज्यसभा का जो है वो विघटन नहीं होता है। विघटन का मतलब क्या है कि इसमें जो 1/3 सदस्य होते हैं, कितने? 1/3 सदस्य जो होते हैं वो हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और ये सीटें जो हैं चुनाव के द्वारा फिर दोबारा भरी जाती हैं। ये राज्यसभा में होता है। और क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा हर तीसरे वर्ष के लिए शुरुआत में मनोनीत किए जाते 12 सदस्य हैं, वो हर तीसरे वर्ष मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष इसमें सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और इसका जो पहली बार गठन का हुआ था 3 अप्रैल 1992 को इसका गठन हुआ था दोस्तों। अगला है राष्ट्रपति। ये प्रेसिडेंट लिखा है यहाँ पे दोस्तों, गलत लिख गया है थोड़ा, राष्ट्रपति। ठीक है, लिख दूं राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल से बताया था कि शपथ के लिए एक वीडियो स्पेशल बनाया था मैंने कि कौन किसको शपथ दिलाता है। उसमें मैंने डिटेल से बताया था जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती है। लोकसभा जो सदस्य चुन के जाते हैं उनमें से किसी एक को चुना जाता है और इसको कोई शपथ नहीं दिलाता है। लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष होता है ये अपना त्यागपत्र जरूर लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है, लेकिन इसको शपथ कोई नहीं दिलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो दोस्तों फर्स्ट जो आपातकाल था वो 1975 में
हुई थी। कब हुई थी आपातकाल की घोषणा? 1975। क्वेश्चन बोल देना सीधे। दोस्तों जो प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी, तो दोस्तों इसमें थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है, ये 1975 लिखा है, लेकिन पहली बार जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 1962 में हुई थी। कब हुई थी? 1962 में। अभी तक 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई। कब कब? 1962, 19 राष्ट्रीय आपातकाल जो लगे थे वो बता रहा हूँ मैं, और 1971 और 1975। ठीक है दोस्तों, ये लास्ट टाइम आपातकाल लगा था 1975 में। तो 3 बार आपातकाल की घोषणा हुई थी। और दोस्तों जो पहली आपातकाल की घोषणा हुई थी 1962 में, वो नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो अब क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश जिसे बोला जाता है, में जो चीनी आक्रमण हुआ था उसके कारण लागू की गई थी। और दोस्तों जो यह कब तक जारी रही थी? 1968 तक। जो 1962 में लगी थी, ये कब तक जारी रही थी? 68 तक जारी रही थी। और दूसरा जो दोस्तों 1971 में जो लगी थी, जो पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, उसके टाइम 1965 में जो हुआ था उसके समय में लगाई गई थी। कौन सी? 1971 की जो है, सॉरी 71, हाँ। उसके बाद जो 1975 में आंतरिक उपद्रव की वजह से लगाई गई थी। किसके कारण? जो तीसरा आपातकाल था, ये कौन सा? 1975। इसमें आंतरिक उपद्रव के कारण हुई थी, जिसमें मतलब कि कुछ लोग पुलिस और सशस्त्र बलों को उनके कार्य तथा जो कर्तव्य थे उसमें उनके अपोजिट जा रहे थे, इसलिए ये 1975 में ये आपातकाल लगाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के बारे में मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था डिटेल आपसे, तो इसमें बस यही जान लो कि राज्यसभा का जो सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए मिनिमम? वो 30 साल होनी चाहिए। कितनी साल? 30 साल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन पर। किस पर? संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो संविधान का उल्लंघन है, इस वाक्य को हमारे संविधान में अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है कि उल्लंघना होती किस बात की है, इस बात से अभी नहीं किया गया है। लेकिन हाँ, किस तरीके से इस पर राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगता है, तो दोस्तों जो दोनों सदन के जो आरोप व्यक्ति लगा रहे हैं, जो भी मेंबर्स हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है, उनमें 1/4 सदस्य हैं। ठीक है, कौन से? 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। कितना देना चाहिए? 14 दिन का। और जब महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके पश्चात कितने बहुमत होना चाहिए? 2/3 बहुमत होना चाहिए। कितना? 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब बात आती है कि ये कौन लोग होते हैं कि जो राष्ट्रपति के महाभियोग पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? तो दोस्तों जो संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य, कौन से? संसद के जो नामांकित सदस्य होते हैं, वो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, जब उनको मनोनीत करता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग नहीं ले सकते, लेकिन जब महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, तो वो इसमें भाग ले सकते हैं। कौन से? जिनको राष्ट्रपति खुद मनोनीत करता है, उनको वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। लोकसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा, ठीक है, और जो दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित राज्य हैं, उनके विधानसभाओं के सदस्य, ठीक है, इस जो ये प्रस्ताव पारित होता है उसमें ये भाग नहीं लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि देखो, जब राष्ट्रपति जिन लोगों को मनोनीत करता है वो तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन जब महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाए तो इसमें भाग लेते हैं। लेकिन जो राष्ट्रपति के चुनाव में जब जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये उसमें भाग लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो वो इस पर भाग नहीं लेते हैं। उसमें केंद्र शासित दिल्ली और पुडुचेरी, मैंने बताया था आपको, जो 4 सीटें जाती थी, तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी जो सदस्य होते हैं वो भी इसमें भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। दोस्तों आ गया समझ आप लोगों को? ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को महाभियोग के लिए एक स्पेशल राष्ट्रपति को लेकर ही एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें राष्ट्रपति को पूरी तरीके से डिफाइन करूंगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मेरा, भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है?
तो दोस्तों जो भारत के उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? 33 प्लस 1, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश। जिसमें दोस्तों क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? शरद अरविंद बोबड़े। कौन है? शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। कौन से? राष्ट्रपति जी। ये दोस्तों गलत लिख गया है, राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किसको? प्रधानमंत्री को शपथ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिनियम में पहला संशोधन कब किया गया था? तो दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में ये संशोधन अधिनियम किया गया था। अगला दोस्तों, भारत के संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो अनुच्छेद 32। किसको? अनुच्छेद 32 को। तो जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल 32 है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अब दोस्तों आती है बात, संविधान की आत्मा इसी को क्यों कहा गया है? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 32 है, जो भारत के संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार है, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, उनको जो संरक्षण प्रदान करता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 32 के तहत जो भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको संरक्षण प्रदान होती है। जितने भी मौलिक अधिकार हमारे हैं वो किसके तहत? आर्टिकल 32 के तहत। ये कहा गया है हमारे संविधान में, एक लाइन कही गई है कि ये जो अनुच्छेद है, कौन सा? अनुच्छेद 32, जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। इसका क्या मतलब है कि संविधान अर्थहीन है? मतलब है कि यदि मान लो ये जितनी बॉडीज़ हैं, मान लो जितने भी ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, इनको चलो लागू तो कर दिया है, लेकिन अब इनको संरक्षण कौन देता है? इनके ऊपर भी कोई कानून होगा कि ये मौलिक अधिकार लागू कौन करवाएगा। यदि किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो है आर्टिकल 226 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत सीधा उच्च न्यायालय जा सकता है, और आर्टिकल 32 के तहत सीधा सर्वोच्च न्यायालय अपनी जो बात है वो रख सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसीलिए इसको आत्मा कहा गया, क्योंकि ये सभी मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला है दोस्तों, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संविधान के संशोधन द्वारा किया गया था? तो सेवाओं पर जो कर है वो 88 जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत सेवाओं पर जो कर था उसके लिए संविधान संशोधन किया गया था। अगला है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर 1953 में किस राज्य का गठन किया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश राज्य था, जो 14वां राज्य बना था। इसमें 1953 में सबसे पहले इसी राज्य का गठन किया गया था। अगला है क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 1 में आर्टिकल 5 से 11 तक। कौन सा? आर्टिकल 5 से 11 तक उसमें नागरिकता की बात की गई है, जिसमें आर्टिकल 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसमें ये प्रावधान रखा गया है कि किस व्यक्ति को भारत का नागरिक कहा जाएगा। इस तरीके के प्रावधान रखे गए हैं। इसी तरीके से मैं अब आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एक वीडियो नागरिकता के ऊपर ही बनाऊंगा, भाग 2 के ऊपर। धीरे धीरे करके जितने भी संविधान के हमारे 22 पार्ट हैं, उनको 22 पार्ट जो हैं सभी का बाकायदा मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर एक पार्ट को समझाया जाएगा किस पार्ट में क्या दिया गया है। इसी सीरीज को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। और यदि आप लोगों को ये इस तरीके जिस तरीके मैं समझा रहा हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग उस पर कमेंट जरूर करिए, जिससे कि अच्छे मैं और डिटेल से आप लोगों को बता सकूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वो अनुच्छेद 135 का, कौन सा? अनुच्छेद 135 का के तहत संविधान के संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अगला दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष का अपना त्यागपत्र कैसे देता है? दोस्तों ये मैंने पिछले वीडियो में आपको डिटेल से बताया था कि लोकसभा को कौन त्यागपत्र देता है, लोकसभा अपना त्यागपत्र किसको देता है लोकसभा अध्यक्ष, और लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। तो मैंने बताया था, और अभी आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है इसको शपथ कोई नहीं दिलाता है, और ये अपना जो
त्यागपत्र है, ये लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर दे सकूं और डिटेल में जितना मैंने अभी दिया है इससे भी ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को मैं वीडियो अवेलेबल करा सकूं। थैंक यू दोस्तों।